चलो बेटा, सो वन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज बीइंग लेफ्ट इन द एक्टिवेशन एनर्जी वाज क्वेश्चन नंबर 14। तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा, फिर आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टार्टिंग विद 14th क्वेश्चन। आ जाओ जल्दी से 14th क्वेश्चन पे। क्या कह रहे हैं 14th क्वेश्चन, सुनोगे अच्छे से, पढ़ बेटा। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इफ द एनर्जी इज, नहीं वहां पे इफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी कर देना। इफ द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज 47 किलोजूल पर मोल, if the threshold energy is 47 kilojoule per mole, also show the enthalpy of the reaction। a very important question, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे जरूर से ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं, तो ध्यान दोगे अच्छे से क्या है। तो आपसे इसमें एंथैल्पी ना पूछ के वो ये पूछ लेता है वुड द रिएक्शन बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी की वैल्यू ना भी पूछ के, लाइक दैट। सो सबसे पहले बोल रहा है एक रिएक्शन है R2P and for that particular reaction we are being given with the average energy of the reactant, average energy of the product and the threshold energy of the reaction। एवरेज एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के पास पहले से अवेलेबल होती है उसको बोलते हैं हम एवरेज एनर्जी। और दूसरी चीज दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी दैट नीड टू बी देयर विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। So if I need to show the graph, then I can show it like this। Y-axis is the energy axis and reactant to product, I have shown you that thing। So reactant की energy कुछ वो बोल रहे हैं, that is I think 16 किलोजूल पर मोल, 16 है ना, और प्रोडक्ट की कितनी है 25। ठीक है, या रिएक्टेंट की 25 होगी, प्रोडक्ट की 16 होगी। दिस ये आपके पास है, दैट इज दिस एनर्जी इज बीइंग गिवन टू अस एज डेल्टा या ER फॉर रिएक्टेंट, E एवरेज फॉर रिएक्टेंट विच इज 25 kilojoule per mole, and this energy is E average for products which is 16 kilojoule per mole। this is being given to us in the question beta। अब reactant to product जाने के लिए total energy that is being required is the threshold energy, that is also being given to us in the question। कुछ ग्राफ को अगर मैं दिखाना चाहूं तो क्या बेटा मैं ऐसा दिखा दूं ग्राफ, like this, and this peak, this thing I would call this energy to be, किसी को दिक्कत सर ये क्या है, ETH, that is E threshold, जितनी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए टोटल एनर्जी चाहिए थी इंक्लूडिंग द एनर्जी विच रिएक्टेंट इज ओरिजिनली हैविंग विद इट, वो टोटल एनर्जी को आप क्या बोलते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी। दिस टोटल एनर्जी फ्रॉम 0 टू पीक पॉइंट, इसको बोलते हैं हम बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी को प्रॉब्लम, तो रिएक्टेंट को वो थ्रेशोल्ड क्लियर करना पड़ेगा तभी वो प्रोडक्ट्स पे जा पाएगा। सो इफ आई नीड टू शो, आई कैन शो इट लाइक दिस। ये है बेटा, तो रिएक्टेंट के पास पहले से एनर्जी थी 25, प्रोडक्ट्स के पास पहले से एनर्जी थी 16 किलो जूल। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिएक्टेंट को ओवर द एवरेज एनर्जी चाहिए होगी, कैन आई से दैट वुड बी दिस एनर्जी ओवर द एवरेज। तो कैन आई से दिस एनर्जी टू बी द, क्या लिखा है मैंने, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, दैट इज रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। एंड इफ आई नीड टू फाइंड आउट द बैकवर्ड, तो दिस वुड बी द EA फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। किसी को नहीं क्लियर हुआ हो तो पूछो, जो मैंने स्पेसिफाई करी है एनर्जीज यहां पे। सो EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन would be E threshold
minus E average for reactant, which would be 47 minus 25 comes out to be 22 kilojoule per mole. EA for backward, that would be E threshold minus E average for the products, that would be 47 minus 16 comes out to be 31 kilojoule per mole. कोई डाउट किसी को? अब बेटा जब हम लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी निकाल ली है आपने और आपको क्या चाहिए अब, दैट इज द एंथैल्पी. एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, वन ऑफ द फॉर्मूलाज. और अगर कभी एवरेज एनर्जी नहीं पता आपको तो एक और फॉर्मूला होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. सो डेल्टा एच is E average for product minus E average for, which would be product की average क्या है 16 minus 25 comes out to be minus 9 kilojoule per mole. और दूसरा delta H is equal to EA for forward minus EA for backward. फॉरवर्ड के लिए EA कितना है हमारे पास, that is 22 minus 31, that again comes out to be minus 9 kilojoule per mole. Would this reaction be an endothermic or an exothermic reaction? Endo-exo? It would be an exothermic reaction because delta H is negative. Delta H negative होने का मतलब heat is being released. और जहां पर भी हीट रिलीज होती है दैट रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड वेयर एवर वी वुड सप्लाई द हीट दैट वुड बी एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. फॉर दैट द डेल्टा एच शुड कम आउट टू बी पॉजिटिव. अभी आपका डेल्टा एच क्या आया है, नेगेटिव, दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बोलो बेटा, क्लियर? जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के टूवर्ड्स. A very important question. Exactly identical question exemplar में मिलेगा आपको. Go for it fast. चलो, let's proceed for the next topic. तो activation energy का topic यहाँ खत्म होता है. अब हम लोगों के पास जो बात आती है that is about the next topic is collision theory. कोलिजन थ्योरी. ध्यान से सुनोगे, समझोगे, क्योंकि कोई इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट है. ध्यान से सुनोगे क्या कहता है कॉन्सेप्ट. कोलिजन थ्योरी बेटा किसके लिए बात करता है, बोलता है दैट व्हेनेवर देयर इज अ केमिकल रिएक्शन बीइंग टेकिंग प्लेस, over there we say that a collision between the reactant molecules takes place which yields us the product. So a chemical reaction basically involves the collision of the reactant molecules together, and that collision, if that would be a effective collision, that would be yielding us the product. सारी की सारी reactions product में convert नहीं हो पाती. Some of them, some of the collision may get converted to product, may yield us the product, and some of the collisions may not yield us the product. But for a chemical reaction to take place, there should always be the collision between two or more than two molecules that should be taking place. So कोई भी दो reactant molecules है बेटा, whenever these two reactant molecules would be colliding with one another, then only we say that कि वहां पे आपका product formation की possibility हो सकती है. जरूरी नहीं है product form होगा ही होगा, but there is a quite viable chance कि a possibility is there that the product can be formed over there. collision theory के लिए बेटा हम लोगों के पास एक expression होता है that K is equal to PZAB e raised to the power minus of EA by RT. आप लोगों ने सेम एक्सप्रेशन पढ़ा था, अभी मैंने फिर से बताया था एरिनियस इक्वेशन का.
एरिनियस इक्वेशन में एक्सप्रेशन क्या था, k इज इक्वल टू a e रेस टू द पावर माइनस ऑफ e बाय आर टी। उस a की जगह मैंने आपको क्या दे दिया, pz, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। वेयर k तो हम लोगों को पता ही है, दैट इज रेट कांस्टेंट, p इज द probability फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। बेटा मैंने अभी अभी कहा दैट ऑल द कोलिजन डू नॉट यील्ड अस द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यील्डिंग क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हर मॉलिक्यूल को कुछ प्री रिक्विजिट फैक्टर्स जरूरी होते हैं, प्री रिक्विजिट फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। तो अगर वो पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तब तो वो कोलिजन प्रोडक्ट दे सकती है, अगर वो पैरामीटर्स फुलफिल नहीं होते तो that would not yield us the product, though there would be a collision taking place, but that collision would not be that effective collision that it can yield us the product. ZAB होता है बेटा collision frequency, and third जो आपके पास है that is e raised to the power minus of EA by RT. Now I am accepting this as a combined term. ये पूरी की पूरी combined term को हम नाम देते हैं बेटा fraction of molecules having energy equal to or greater than activation energy, equal to or greater than activation energy। कोई मुझे समझा पाएगा क्या है ये e raised to the power minus of EA by RT? Anyone? What is e raised to the power minus of EA by RT? और कुछ? बेटा फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन टू टेक प्लेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी कब होती है? पहली चीज तो जब उनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी तभी वो कन्वर्ट हो पाएंगे, अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन नहीं है तब तो कोलिजन का कोई मीन ही रह गया। जब इतनी एनर्जी नहीं है कि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर पाए तो कोई मीन ही नहीं है उस कोलिजन का। तो कह रहे हैं e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ ए बाय आर टी क्या है कि मतलब फॉर एग्जांपल 2000 मॉलिक्यूल्स हैं, उन 2000 मॉलिक्यूल्स में से 10 मॉलिक्यूल्स, 15 मॉलिक्यूल्स, 100 मॉलिक्यूल्स, 200 मॉलिक्यूल्स, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हैविंग एनर्जी या तो इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी या ग्रेटर देन दैट एनर्जी। मतलब जो उनकी पहले से मैं कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहा उनको, जो एवरेज एनर्जी है वो एवरेज एनर्जी भी तो ऐसा हो सकता है ना दैट की इट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये वो वाले मॉलिक्यूल है जिनके पास एनर्जी या तो इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब दीज मॉलिक्यूल्स will have the possibility to get converted to product, but मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बोला। These have the possibility because this is one of the factors for the reactant to get converted to product, that is they should be having with the energy of activation, but this is not the only factor, there are other factors also जो बताएंगे, but ये one of the factor है। अगर यही नहीं होएगा तो दूसरे factors को पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं होएगा। मतलब these many molecules have the possibility that they may get converted to products, others do not have the possibility। इतनी बात समझ गए पक्का से? अब मैंने आपसे क्या बोला कि इफेक्टिव कोलिजन, जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बन सकता, और इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। वन ऑफ द पैरामीटर इज दैट द मॉलिक्यूल शुड बी हैविंग the energy either equal to or greater than activation energy. Second,
मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इफ द मॉलिक्यूल्स वुड नॉट बी कोलाइडिंग विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन, हेड टू हेड आके कोलाइड अगर नहीं करेंगे, कोलाइड करे बट टच करके चले गए, कोलिजन तो हुई, साइड वाइज कोलिजन हो गई, हेड टू हेड टच नहीं करा तो एक दूसरे से फ्यूज नहीं होंगे, और जब तक मॉलिक्यूल्स आपस में फ्यूज नहीं होंगे दे कैन नॉट गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। H2 और O2 आपस में अगर आके फ्यूज नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि वाटर बन पाए? तो पहली चीज दैट दे शुड बी हैविंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सेकंड दैट दे शुड बी कोलाइडिंग विद द प्रॉपर orientation. If these two things would be satisfied, then and only then the molecules of reactant would get converted to products. Clear? पक्का? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन लिखवा देता हूं, क्या होती है, दो पैरामीटर्स उसके जो हैं, देन कोलिजन थ्योरी इज बीइंग डन। कुछ पूछना है इसमें? बोलो। क्या बेटा? वो सक्सेसफुल बेटा, इफेक्टिव कोलिजन का तो मतलब ही ये है सक्सेसफुल कोलिजन, नहीं तो नॉर्मल कोलिजन बोलो फिर तो उसको। इफेक्टिव का मतलब यही है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे ही होंगे, अदरवाइज तो हम उसको इफेक्टिव बोल ही नहीं सकते। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, और इफेक्टिव कोलिजन की डेफिनेशन लिख लेते हैं क्या है। दिस थिंग वुड बी यूज मेनी टाइम्स, अभी थोड़ी देर में ही बहुत बार आप यूज कर रहे होगे, तो यू शुड रिमेंबर दैट e raised to the power minus of EA by RT is the fraction of molecules which are having energy either equal to or greater than activation energy. Done? अगर कर लिया है तो स्टेटमेंट लिखोगे एक, फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन टू टेक प्लेस, पहले ये लिख लो, फिर जो नोट डाउन करना होगा कर लेना, जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं राइट डाउन दैट। फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन टू टेक प्लेस, the reactant molecules should be having with the reactant molecule should be having with the energy of activation and having with the energy of activation, reactant molecule should be having with the energy of activation, and they should be colliding with proper orientation, so as to facilitate the proper orientation so as to facilitate the breakage of bond, between reactant molecules and formation of new bonds between product molecules, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इफेक्टिव कोलिजन। ये कर लिया सबने नोट डाउन जल्दी से?
चले बेटा, ठीक है। चलो लेट्स मूव फर्दर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब एरिनियस थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी, या ये मैंने बोला था दैट व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, तो हमने वहां पे एक एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स की स्टेटमेंट लिखी थी that with every 10 degree or 10 Kelvin of temperature rise the ROR doubles up। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक आपके पास फिक्स्ड पैरामीटर था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 केल्विन से राइज करते हो तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, डबल अप हो जाएगी। तो उसी स्टेटमेंट को नाउ आई वुड बी डिस्कसिंग इट विद द इफेक्ट और विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में दैट विद एवरी 10 डिग्री और 10 केल्विन ऑफ टेम्परेचर राइज आरओआर डबल अप होता है। हाउ कैन वी से दैट एंड व्हाई डू वी से दैट, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करनी है। तो लेट्स गो फॉर दैट। एक्सप्लेनेशन ऑफ effect of increase of temperature। explanation of effect of increase of temperature on a chemical reaction। ये हमने एक फंडामेंटल चीज पढ़ रखी है दैट विद एवरी 10 डिग्री और 10 केल्विन ऑफ टेम्परेचर राइज द आरओआर doubles up। This was being explained to us by a scientist that was the Boltzmann and Maxwell। दो scientists थे, that is Boltzmann and Maxwell। They have given us a curve। उस कर्व के बेसिस पे हम बताते हैं दैट कैसे हम बोल रहे हैं कि हर 10 डिग्री या 10 केल्विन के साथ आरओआर डबल अप होता है। देखो उन्होंने आपको ग्राफ दिया बेटा किस चीज का, दे हैव प्रोवाइडेड अस अ ग्राफ फॉर NE by NT with respect to kinetic energy। ये है बेटा। अब सर ये NE by NT क्या है? NE by NT is basically the fraction of molecules having energy E। मतलब अगर टोटल 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो उन 1000 मॉलिक्यूल्स में से कितने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी E है, एनर्जी उसका हमने फ्रैक्शन लिया है यहाँ पे NE by NT। दैट कुड बी 100 by 1000, दैट कुड बी 200 by 1000, 500 by 1000, एनी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E, दिस इज fraction of molecules having energy E। तो बेटा जब इसका ग्राफ मैंने प्लॉट किया NE by NT वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, तो वी सॉ दैट द ग्राफ वाज दिस। ग्राफ वाज समवट लाइक दिस, कुछ ऐसा ग्राफ था। और थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा ग्राफ था बेटा। अब ये क्या सिग्निफाई करता है ग्राफ, क्या चीज है? हम किसी भी एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मान लो R2P कोई रिएक्शन है, उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एंड वी हैव ड्रॉन दिस ग्राफ एट टेम्परेचर T केल्विन्स पे। बेटा कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन हो, हर रिएक्शन की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। सो मान लो इस पर्टिकुलर रिएक्शन की R2P वाली रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी ये है, या एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज EA, दिस पॉइंट इज EA, activation energy of this particular reaction। So this curve symbolizes that कि ये जो point है ये वाला, this point, the peak of this point, क्या मैं इस point को बेटा, इस point को ध्यान से सुनना, क्या मैं इस point को एक नाम दे सकते हूं that is most probable kinetic एनर्जी का, दिस पॉइंट।
कोई मुझे बताएगा उसका मतलब क्या है? इस पॉइंट को आई एम टेलिंग दैट कि मैं क्या नाम देने वाला हूं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का. व्हाट डू वी मीन बाय मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी? बस मैं इतना पूछना चाह रहा हूं. फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने क्या लिया है? मतलब मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब अगर 2000 मॉलिक्यूल्स है तो उन 2000 मॉलिक्यूल्स में से 500 मॉलिक्यूल्स या 700 मॉलिक्यूल्स आर देयर व्हिच आर हैविंग द एवरेज एनर्जी दिस. कुछ की इससे कम होगी, कुछ की इससे ज्यादा होगी, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो उनकी एनर्जी ये वाली है. ये कहने का मतलब है इस ग्राफ का. इतनी बात ठीक है? तो मतलब अगर हम देखना चाहें तो एक्टिवेशन एनर्जी से बहुत कम एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, जो आपकी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है. हाँ या ना? ठीक है. दिस एनर्जी वी आर सेइंग इट टू बी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. अब अगर मैं बेटा बात करूं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो हमारे पास है दैट इज दिस. सो आई कैन से दैट कि एट टेम्परेचर T केल्विन्स जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है विच कैन गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट आर दीज मेनी मॉलिक्यूल्स. बेटा ये पूरा का पूरा एरिया जो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी ये थी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है या उससे ज्यादा एनर्जी है, कैन आई से दिस एरिया? बोलो बेटा जल्दी से. किसी को अगर नहीं क्लियर हुआ ये मैंने क्या किया है तो यू कैन आस्क. हाँ बेटा बोल. बेटा पीक है ना यहाँ पे, ये पॉइंट, इस पॉइंट को बोला मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी. क्लियर इतनी बात? तो मतलब दीज मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर विच मे गेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट प्रोवाइडेड, अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन से अटैक कर रहे हैं तो, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के पास ही एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है या उससे ज्यादा एनर्जी है. तो वन ऑफ द पैरामीटर्स तो यही था ना दैट इट शुड बी हैविंग विद द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. है हमारे पास. आगे चलूं. अब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं बेटा तो आई सी दैट द मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव्स टू द राइट हैंड साइड. कर्व कुछ ऐसा हो गया. मैक्सिमम ऑफ द कर्व मूव टू राइट हैंड साइड. कर्व कुछ ऐसा हो गया बेटा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेट दिस टेम्परेचर बी, दिस कर्व बी एट टेम्परेचर T plus 10 केल्विन्स. ठीक है. तो क्या मैं अब कह सकता हूं बेटा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी अब ये होने वाली है दिस वन? बोलो. क्योंकि पीक ऑफ द कर्व इज दिस नाउ. तो क्या आप ये देख पा रहे हो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर हैविंग एनर्जी समवेयर क्लोजर टू द एक्टिवेशन एनर्जी and the fraction of molecules which would be having energy greater than activation energy. क्या मैं अब बोल सकता हूं that would be these many molecules which are having energy equal to or greater than activation energy. बोलो बेटा हाँ या ना? क्या शेडेड पोर्शन ऑफ द कर्व अगर आप देख रहे हो, जो टेम्परेचर T केल्विन पे शेडेड पोर्शन था और टेम्परेचर T plus 10 केल्विन पे शेडेड पोर्शन है, आर द टू शेडेड पोर्शन डबल ऑफ वन अनदर? एग्जैक्ट तो मैं बता ही नहीं सकता, बट इफ यू विल सी देन आपको डबल अप दिख रहा है शेडेड पोर्शन. हाँ या ना? शेडेड पोर्शन डबल होने का मतलब क्या मैं कह सकता हूं दैट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी हैव डबल्ड अप. क्योंकि ये शेडेड पोर्शन तो वही था ना, फ्रैक्शन कितने मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी इक्वल टू या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है एट टेम्परेचर T केल्विन्स, वो ये थे दीज वंस ये, और T plus 10 पे क्या हो गए दीज वंस. तो मतलब T plus 10 पे इट्स बीन डबल्ड अप. हाँ या ना? नाउ कमिंग ओवर टू इट अगेन. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 degrees I can say that
raised to the power minus of EA by RT have increased, yes or no? बोलो। T इंक्रीज करने से यही इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि यही तो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ये देखो, yes or no? अगर ये इंक्रीज हुआ तो कहना है इसे दिस वुड इंक्रीज, पक्का? ठीक है, सो ये इंक्रीज हुआ तो आई वुड बी सेइंग दैट K वुड, और अगर बच्चा K इंक्रीज होगा तो so because of that we come to a conclusion that with every 10 degrees or 10 Kelvin of temperature rise, the ROR doubles up. ग्राफ में कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो नहीं क्लियर हुआ हो, पूछो। क्लियर है? जल्दी से नोट डाउन करते हैं अगर क्लियर है तो। गो फॉर इट। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज वी नीड टू गो फॉर वन स्मॉल अनदर टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हु कैन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय अ कैटलिस्ट? रिएक्शन फास्ट कर देता है, हाँ? Catalyst is basically a substance which alters the rate of a reaction without being involved in it. Catalyst कभी भी खुद रिएक्शन में बिना इन्वॉल्व हुए आपकी रिएक्शन को ऑल्टर करने का काम करता है। मैं फिर बोल रहा हूँ ऑल्टर। It may increase the ROR, it may also decrease the ROR because there are two types of substances. One we call it to be the promoters, another one we call it to be the poisons. Promoters होते हैं जो ROR को increase करते हैं, मतलब catalyst की activity को enhance करते हैं, और poisons होते हैं जो catalyst की activity को decrease कर देते हैं। catalyst की activity जो होती है increase करने वाली, उसको decrease कर देते हैं, वो poisons होते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई कभी भी कैटलिस्ट के लिए अगर आप बात करोगे तो द कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस व्हिच ऑल्टर्स द आरओआर विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट। इन्वॉल्व नहीं होते, ये हमें पता कैसे चलेगा इन्वॉल्व नहीं होते? क्योंकि बेटा जितना कैटलिस्ट आप स्टार्टिंग ऑफ द रिएक्शन पे लोगे, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उतना कैटलिस्ट आपको वापसी मिल जाएगा। कैटलिस्ट डू नॉट गेट यूज्ड अप इन अ केमिकल रिएक्शन। इसलिए हम कहते हैं that the catalyst is not being involved in the reaction because it never get used up in a chemical reaction. और ये बहुत highly reactive in nature होते हैं, मतलब a small amount of catalyst can catalyze the thousands of reactions. हमारी बॉडी में भी कैटलिस्ट होते हैं, वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट को हम नाम देते हैं एंजाइम्स का। अगर कोई भी एंजाइम बॉडी में काम करना बंद कर देता है या उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो that function of the body starts decreasing, that function of the body stops. If you would have noticed that for example in whenever there is a high temperature, मतलब fever हुआ for example हमको, तो in the case of fever the enzyme stops working because enzymes are very highly specific with the temperature, with the pH. अगर आपकी बॉडी का pH भी इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया बॉडी का, तो एंजाइम्स काम नहीं करते। उस टाइम पे भूख लगना बंद हो जाती है और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। सिमिलरली कैटलिस्ट होता है बेटा, दीज आर ऑल्सो वेरी हाईली एक्टिव इन नेचर, सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट कैन कैटलाइज द थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन। बात आती है कि ये अगर हम कह रहे हैं स्पीड अप करता है आरओआर को, तो ये स्पीड अप करता कैसे है? इसका फंक्शन तो आपने बोल दिया, चलो कि ये आरओआर को ऑल्टर कर देता है, बट कैसे ऑल्टर करता है? व्हाट इज द वे? हमने तो अभी अभी कहा कि किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट होती है। आप रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज करो या ना करो, एक्टिवेशन एनर्जी वुड नेवर चेंज।
वो तो हीट करने से इंक्रीज होगा, कैटलिस्ट क्या काम आएगा वहां पे? हीट करो इंक्रीज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। देखो कैटलिस्ट का काम होता है आपको एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करना रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी। कम करता नहीं है, एक पर्टिकुलर हमारी डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जहां पे आपको रीच करना है, फॉर एग्जांपल उसके मल्टीपल वेज हैं आपके पास, जिसमें हो सकता है शॉर्टेस्ट पाथ वाला वे भी होगा, शॉर्टेस्ट टाइम वाला वे भी होएगा। तो कैटलिस्ट आपको एक ऐसा पाथवे प्रोवाइड कर देता है जिस पाथवे से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने पे आपको एनर्जी बहुत कम लगने वाली है। पहला काम कैटलिस्ट का, दैट इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथवे फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। फर्स्ट थिंग। हाँ बोलो। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होने का मतलब क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी कैटलिस्ट ने, डिक्रीज नहीं करी, मैं फिर बोल रहा हूं। उसने एक ऑल्टरनेट पाथवे दिया रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए, वो वाला भी है हमारे पास जो पहले एक्टिवेशन एनर्जी वाला था वे। उसने एक अलग और वे दे दिया जिसके थ्रू अगर आप जाओगे तो इजीली वहां पहुंच पाओगे। ठीक है। सेकेंड चीज, इट प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। वो अपनी सरफेस पे रिएक्शन करवाता है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए, रिएक्शन करी उन्होंने, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, reactant molecule goes away, product molecule goes away, and the catalyst surface again becomes prepared for the next reaction to take place. It provides an alternate pathway for the reactants to product, and second, that it gives the surface area for the reactant molecules to react and gets converted to products. Product चले जाते हैं, कैटलिस्ट की सरफेस फिर से अवेलेबल कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन टू टेक प्लेस। These are the two functions of the catalyst, two ways in which the catalyst alters the rate of a reaction. ठीक है? So it provides an alternate pathway from reactants to products with a lower activation energy. And second beta, it provides the surface area for reaction to take place. अब बेटा कैटलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे मैंने कहा कैटलिस्ट का स्मॉल अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है फॉर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस टू बी कैरिड आउट। इट इज़ वेरी मच हाईली एक्टिव इन नेचर। सेकेंड चीज, इट स्पीड्स अप। अगर स्पीड अप कर रहा है तो इट वुड स्पीड अप बोथ द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विद द सेम स्पीड। ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन को ज़्यादा स्पीड अप कर दे और बैकवर्ड रिएक्शन को थोड़ा कम स्पीड अप करे। दोनों को, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हमारे पास है तो वो दोनों रिएक्शंस को सेम स्पीड से स्पीड अप करेगा, फॉरवर्ड को भी बैकवर्ड को भी। कैटलिस्ट हैव नो इफेक्ट ऑन द गिब्स फ्री एनर्जी। पता है गिब्स फ्री एनर्जी या भूल चुके हो? डेल्टा जी। डेल्टा जी करी है?